नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी की जो फ्यूचर विजन है वो धीरे धीरे करके बहुत शानदार परफॉर्मेंस के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक टाइम देखा जाए तो बहुत बुरा हालत हो चुके थे, क्योंकि इस कंपनी का जो एनपीए है वो बहुत बढ़ गया था। अभी एनपीए के बारे में यहाँ पे बात करूं तो आप देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का एनपीए 3-3.5% तक चला गया था और आज एनपीए कहाँ पे है 0.09 के आसपास। अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि सर एनपीए होता क्या है। देखिए एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझा था। देखिए दो चीजों को आपको देखना पड़ेगा फाइनेंस सेक्टर में, एक है एसेट, दूसरा है लायबिलिटी। तो एसेट और लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है मैं पहले बता दूं। लायबिलिटी है, मान के चलिए बैंक के पास हम लोग क्या करते हैं, बैंक के पास हम लोग सेविंग अकाउंट के अकाउंट खोलते हैं, करेंट अकाउंट और एफडी और इंश्योरेंस, ये सारी चीज करते हैं। तो इसके लिए जो पैसा बैंक के पास जमा किया वो बैंक क्या करते हैं, उससे एक मतलब इंटरेस्ट हम लोगों को पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट के साथ वो पैसा मुझे वापस करते हैं। तो जो पैसा वो वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ, वो उसके लिए क्या बन जाते हैं, लायबिलिटीज, क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा। और बैंक के लिए एसेट कौन सा बनेगा, मान के चलिए बैंक हमारा जो सेविंग अकाउंट्स करेंट अकाउंट से जो पैसा बैंक के ऊपर जमा है, उस पैसे को लेकर वो क्या कर रहे हैं, दूसरों को लोन दे रहा है। लोन मतलब चाहे वो कॉर्पोरेट लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कार लेने के लिए लोन हो, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, तो हर कैटेगरी जो लोन है उसके लिए अलग अलग इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट के बेसिस में कंपनी क्या कर रहा है, लोन देकर इंटरेस्ट कमा रहा है, और जो इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा वो ही बनेगा बैंक के लिए एसेट। और अभी मार्केट से जितना वो एसेट, जितना वो लोन उठा नहीं पाएंगे, वो बैंक के लिए बन जाएगा एनपीए। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मैं आपको समझा चुका हूं कि एनपीए जितना ज्यादा होगा उतना ही बैंक के लिए खतरा बनेगा। तो आप कहेंगे सर कंपनी के पास तो 0.09% के आसपास है, क्या एनपीए तो अभी भी है, एनपीए जीरो क्या हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, जीरो होगा ही नहीं। क्योंकि आप अगर 100 लोगों को, एक लोगों को पैसा दिया है तो वो एक लोगों के साथ पैसा उठा सकते हैं। मान के चलिए बैंक तो मतलब लाखों लोगों को लोन दिया, तो लाखों लोगों को लोन से कोई ना कोई तो लोन डिफॉल्ट करेंगे ही करेंगे। कॉर्पोरेट लोन का है, चाहे वो मान के चलिए कोई गाड़ी लेने के लिए लोन लिया, मतलब कार लेने के लिए लोन लिया, तो वो कार का ईएमआई भर नहीं पाए तो उसका भी लोन डिफॉल्ट हो गया, तो उसमें कुछ पैसा तो बैंक के लिए घाटा ही रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल फिगर आउट कर किया जाए तो कंपनी के एनपीए कम होता जाते हैं। तो अभी एनपीए कम होने के बाद भी देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स का ग्रोथ वो इस बार हाइस्ट देखने को मिला। इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो सेम टू सेम है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 294 करोड़ से बढ़ के हो चुके 328 करोड़। इसका मतलब अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता हो। देखिए अभी ऐसे इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला। तभी कंपनीज के ऊपर हर कोई व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अभी चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके अच्छा खासा देखने को मिला है। अब इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी देखिए अलग लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है। करीबन 50 से मतलब 50% के ऊपर, 40% के ऊपर डिलीवरी देखने को मिला है। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का चार्ट पैटर्न देखने को मिला। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। मैं एक बार आपको मार्किंग भी करके देता हूं। आप देखेंगे कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ था। एक शोल्डर, 2 बार शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर क्रिएट हुआ, और फाइनली ब्रेकआउट भी यहाँ पे हुआ, और फाइनली यहाँ पे टारगेट भी बना। ये जो हेड का जो साइज है, इसी साइज के बेसिस में यहाँ पे टारगेट बना है। तो 58% का टारगेट कंपनी दे चुकी है, और वो भी कितने दिनों में आप देखेंगे। एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूं तो ऑलमोस्ट 78 डेज। इसका मतलब 3 मंथ भी कंपनी नहीं हुआ, उसके अंदर अंदर कंपनी 50% तक आपको रिटर्न दिया। तो सोचिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखिए, जानकारी लीजिए, उसके बाद काम करिए।
अभी देखिए टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न बना है, फिलहाल के लिए मैं शांति से बैठा रहूंगा क्योंकि अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंटी लेवल्स नहीं दिख रहा है। जब एंटी लेवल दिखेगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बाद नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। देखिए रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो कम होने के कारण, मतलब मार्केट शेयर गिरने के कारण कंपनी का हालत फिर से थोड़ा सा कमजोरी में देखने को मिला। इसलिए कंपनी इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट फुटवेयर कंपनी बन चुके हैं, जो एक टाइम नंबर 1 में हुआ करता था। आज मेट्रो ब्रांड नंबर 1 हो चुके हैं। मेट्रो ब्रांड लगातार अप मूवमेंट में ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि रिलैक्सो बेकार कंपनी हो गया, खराब कंपनी हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के देखिए जो रेशियोज है, सेल्स का ग्रोथ भी ठीक है, आरओसी भी ठीक है, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है। सबसे कंपनी कुछ ऑपरेशनल अपडेट्स दिया है, जैसे द कंपनी एज रिमेन्ड नेट डेट फ्री विद द पॉजिटिव कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस। मतलब कंपनी डेट फ्री करने के लिए खुद को मतलब जी जान लगा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी की जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, करंटली 63% के आसपास। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी वो 65 तक उसको कैपेसिटी को बढ़ाने वाला है। और कंपनी एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं एट अराउंड 4% के आसपास रेवेन्यू, तो उसका भी ग्रोथ होने वाला है अपकमिंग टाइम्स में। तो डोमेस्टिक के हिसाब से और एक्सपोर्ट के मामले में दोनों में ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी के ऊपर ये सारे पॉइंट्स इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि कंपनी ये भी बता रहा है ऑनलाइन सेल्स जो है वो कंट्रीब्यूट अराउंड 12% ऑफ रेवेन्यू। तो सोचिए कंपनी ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट मिलेगा और दो ऑनलाइन प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी 12% रेवेन्यू कमा रहा है। तो इसका टारगेट भी बहुत बड़ा है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है वो भी 50% के आसपास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा चुके हैं। अभी वो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो 100% डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क को भी बढ़ा देंगे। तो हर दिशा में देखें तो कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल रहा है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स भी बढ़ा पिछले सालों की तुलना से, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी 22 करोड़ से 40 करोड़ से ऊपर बन चुका, मतलब डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ। फिर भी कंपनी क्वार्टर में कंपनी का जो एस्टिमेट है उसको बीट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एस्टिमेट को बीट किया और क्वार्टर बेसिस में कंपनी एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए। इस बात को आपको याद रखना है। तो रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी उठाया जा रहा है। 50 से 60-70% तक कंपनी के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो जब मार्केट में पेरिस रैंक में है और अच्छे कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे तो आज नहीं तो कल उसका धमाका जरूर देखने को मिलेगा। अभी यही चीज मैं कंपनी के ऊपर डिस्कशन करूं तो कंपनी का शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बहुत बार शोल्डर बन रहा है। मेरे हिसाब से जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा टारगेट बनने का चांसेस है और वो भी 21% के आसपास, करीबन 1170 इस रुपीज तक टारगेट बनने का चांसेस है। तो फिलहाल के लिए जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है इंडिया रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो देखा जाए तो एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर एक अपडेट होना चाहिए क्योंकि IRFC इंडिया के 100% मार्केट से पैसा उठाने वाला कंपनी है। फाइनेंस इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनीज है उसका एनपीए आपको देखने को मिल जाता है, मगर IRFC एक ऐसी कंपनी है जिसका आपको एनपीए नहीं दिखेगा, मतलब ना के बराबर दिखेगा और 100% वो मार्केट में जो पैसा लोन के हिसाब से देते हैं वो पैसा उठा भी पा रहा है। अगर मैं यही चीज आपको दिखा दूं, आप देखेंगे तो OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 100%। इसका मतलब जितना कंपनी सेल्स किए वो सारे के सारे पैसा, सेल्स तो ग्रोथ हो ही रहा है, कंपनी के एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली ग्रोथ मोड में है और अच्छा खासा लेवल में कंपनी का ग्रोथ हुआ। जैसे 995 था अभी बढ़ के हो चुके हैं 1550 के आसपास। तो कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है। फिर भी देखा जाए तो कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार प्रॉफिटेबिलिटी कम की है। इसका मतलब एस्टिमेट जो है उस एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया। तो इस बात को आपको याद रखना है। अभी एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो अभी कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम का डेटा देखने को मिला लास्ट 2 डेज में। कंटिन्यूसली अगर डिलीवरी के डेटा दिखा दूं तो 40 से 50% के आसपास डिलीवरी डेटा देखने को मिला। अभी यही डेटा के हिसाब से अगर मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो एक ट्रायंगल जैसे पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न, और इसको मैं फ्लैग विथ पुल जैसे पैटर्न भी कहूंगा।
क्योंकि इस तरीके से जब भी पैटर्न क्रिएट होता है, अगर उसको ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ब्रेकआउट हुआ, उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं है, तो ब्रेकआउट का हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, तब कुछ डिसीजन में पॉजिटिव लूंगा, नहीं तो मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, मौका मिले तब भी कुछ डिसीजन जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है क्रिस्टल लिमिटेड। तो क्रिस्टल लिमिटेड के ऊपर चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट कंपनी दे चुके हैं। अभी अपडेट क्या है, कंपनी डिविडेंड देने का अपडेट दिया है। तो कंपनी डिविडेंड देने वाला है 11 रुपीज करके, और वो भी 22 तारीख को। तो कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देने वाला है, और कंपनी यहाँ पे थर्ड टाइम इंटीम डिविडेंड देने वाला है। तो थर्ड टाइम इंटीम डिविडेंड पाने के लिए कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और ये भी मैं बता दूं, इंटीम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड इस दोनों के ऊपर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है। तो इंटीम डिविडेंड कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं, और फाइनल डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। और इंटीम डिविडेंड वो तब दिया, मतलब प्रोमोटर तब दे पाते हैं जब उसका होल्डिंग 51% के ऊपर हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग प्रोमोटर के पास हो, तो ही वो इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।